की आंखें एक पल के लिए डर और बेचैनी से भर गई, जैसे उसने किसी ऐसे खतरे की आहट महसूस कर ली हो जिससे वो भाग नहीं सकती। लेकिन इससे पहले कि मिशा कुछ कह पाती, नेहा बीच में आ गई और अपनी उसी फेक इनफॉर्मल से मुस्कान के साथ बोली, मिस्टर वेद, आपको तो पता ही होगा कि ब्लैक थॉर्न रेमेडी वाइन इंडस्ट्री में कितनी मशहूर है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, मुंबई की पहचान बन चुकी है। हमारी मिशा मैम को यहाँ कॉन्सर्ट करना है, लेकिन सोचिए अगर फैंस ने उनसे पूछा कि आपको यहाँ की कौन सी खासियत पसंद आई और उन्हें ये लोकल लेबल तक ना पता हो तो कितना अजीब लगेगा। वेद ने अपनी नजरें नेहा की तरफ घुमाई और फिर जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में शरारत और दबंगई दोनों झलक रही थी। वेद थम्स अप दिखाते हुए बोला, बात तो सही है, फैंस का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन फिलहाल तो मुझे बड़ी भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। फाइनली सिचुएशन वापस नॉर्मल हो गई और मिशा ने राहत की सांस ली। टेबल पर 6 तरह की लजीज डिशेस रखी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि मिशा प्लेट ले पाती, वेद खाने पर टूट पड़ा। उसका एक एक निवाला ऐसा होता जैसे 5 लोगों का खाना वो एक साथ खा रहा हूँ। वाह क्या बात है, वैसे ये खाना सच में इतना टेस्टी है, बस भूख की वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वेद ठहाका मारकर हंसने लगा, लेकिन इस मजाक से मिशा अंदर ही अंदर जल उठी। लोगों को मेरे हाथ का पानी तक नसीब नहीं होता और ये यहाँ बैठकर मेरे खाने की रिव्यू दे रहा है। मिशा जैसे ही कुछ खाने के लिए अपना हाथ आके बढ़ाती, वेद उस पूरी प्लेट को ही अपनी तरफ खींच लेता और कुछ ही देर में नजारा ऐसा था कि सारी प्लेट्स खाली हो चुकी थी। पलक झपकते ही वेद ने पूरा खाना ऐसे खत्म किया जैसे वो हफ्तों से भूखा हो। बेचारी मिशा कपूर, जिसने घंटों मेहनत करके ये खाना बनाया था, उसे ही वो खाना नसीब नहीं हुआ। पूरे डिनर के दौरान उसने बस 2 ग्लास वाइन पी और एक भी निवाला मुंह तक नहीं लगाया। ऊपर से वेद ने उसके सामने खाली बर्तनों का ढेर खड़ा कर दिया। वेद ने पेट भरकर डकार ली और आंखें बंद कर संतुष्टि से सिर हिलाया। ओह, मजा ही आ गया, टेस्ट और अरोमा दोनों ही शानदार। मिशा, मानना पड़ेगा आपकी कुकिंग तो वाकई फर्स्ट क्लास है, लेकिन बस एक छोटी सी कमी रह गई, अगली बार खाना थोड़ा ज्यादा बना दीजिएगा। प्लेट तो बड़ी थी मगर खाना बहुत कम पड़ा, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। ये सुनकर तो मिशा के अंदर आग ही भड़क उठी, मानो जैसे वेद उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा हो। बाहर से मिशा शांत थी, लेकिन अंदर से उसके मन में चीख गूंज रही थी। 4 लोगों का खाना अकेले साफ कर गया और बोल रहा है पेट नहीं भरे, अगली बार ज्यादा बनाना, अगली बार माय फुट। मगर चेहरे पर मिशा ने वही सेलिब्रिटी वाली मुस्कान ओढ़ ली और कहा, वेद, जब भी तुम्हारा मन होगा मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ये सुनकर वेद की आंखें चमक उठी। वो एकदम बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर बोला, सच? तो फिर तुम मेरे घर आकर रोज मेरे लिए खाना बनाओ। अरे नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, तुम तो इंडिया की इतनी बड़ी स्टार हो, तुम कहाँ रोज ये सब कर पाओगे। एक काम करते हैं, बस ये अगले 3 दिन तक तुम मेरे लिए खाना बना दो। परफेक्ट। मिशा कपूर के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया, उसके मन में बवाल मच चुका था। ओह गॉड, मैं इसको खून कर दूंगी। मैं यूथ आइकॉन हूँ, लाखों लोग मुझ पर मरते हैं और ये आदमी मुझे अपनी मेड समझ रहा है। एक बार का खाना क्या कम था जो अगले 3 दिन तक भी मेरे हाथों का ही खाना चाहिए। ये बॉडीगार्ड है या मेरा मालिक? मिशा अंदर से जितना गुस्से में थी, बाहर से उतनी ही बेबस। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वेद को मना कैसे किया जाए। तभी सिचुएशन को समझते हुए नेहा बीच में कूद पड़ी। उसने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, मिस्टर वेद, मिशा मैम यहाँ कॉन्सर्ट के लिए आई हैं। कल से उनका शेड्यूल बहुत बिजी होगा, इसलिए खुद खाना बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपके लिए हम होटल से ऑर्डर कर लेंगे। एंड आई थिंक इट्स टू लेट नाउ, मैम को आराम करने दीजिए। नेहा ने हमेशा की तरह बातें बनाने की कोशिश की, लेकिन वेद इतनी आसानी से कहाँ सुनने वाला था। उसकी ढीठ मुस्कान अब भी कायम थी। वेद ने इधर उधर देखा और बेहद मासूमियत से बोला, देखिए ये तो खाना खाकर सो जाएंगी, लेकिन मुझे अब भी इनकी सेफ्टी की फिक्र है, क्यों ना मैं थोड़ी देर और यहीं रुक जाऊं। वेद की बात सुनकर नेहा का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। दांत पीसते हुए वो मन में बड़बड़ाने लगी, ये आदमी बिल्कुल ही बेशर्म है क्या, सीधे सीधे कहने पर भी बात इसकी समझ में नहीं आती। और ये मिशा मैम इसे पीछे क्यों नहीं छुड़ा रही, आखिर मामला क्या है? नेहा कुछ कहने वाली थी कि तभी मिशा ने उसे रोक दिया। नेहा की तरफ देखते हुए मिशा ने हल्की सी शरारत से आंख मारी और फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ सच कहूँ तो अभी मेरे सोने का टाइम हुआ नहीं है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं कोई अजनबी यहाँ घुस न जाए। तो एक काम करो नेहा, तुम वेद के रूम में चले जाओ और वेद आज रात यहीं मेरे साथ रुक जाएगा। उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास और चालाकी छुपी थी, लेकिन नेहा के लिए यह बहुत शॉकिंग था। एक पल को तो वो बस फटी आंखों से मिशा को देखती ही रह गई। फिर खुद को संभालते हुए नेहा मिशा के पास आई और फुसफुसाते हुए बोली, मैम प्लीज, ये ठीक नहीं है, आप और ये वेद सारी रात यहाँ अकेले, अगर किसी ने चोरी छिपे तस्वीर ले ली तो, या अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाएगा, इसे कवर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मिशा पर नेहा की बात का कोई असर नहीं हुआ। अब भी मिशा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। डोंट वरी, मैं वेद को अच्छी तरह जानती हूँ, वो उस तरह का इंसान नहीं है, और फिर वो मेरा बॉडीगार्ड है, उसकी जिम्मेदारी है मुझे 24 घंटे प्रोटेक्ट करने की। और वैसे भी इस स्वीट में एक नहीं 2 कमरे हैं, वो बाहर वाले कमरे में सोएगा और मैं अंदर वाले में। ये कहते हुए मिशा ने अपनी चालाकी भरी नजरें वेद पर टिका दी और मन ही मन बताई, इस जिद्दी आदमी को वश में करने के लिए अब मुझे अपना मास्टर कार्ड निकालना पड़ेगा, और किसी मर्द को काबू करने के लिए मेरी खूबसूरती से बड़ा मास्टर कार्ड भला और क्या हो सकता है। वहीं वेद ने मासूमियत का नाटक करते हुए अपनी पॉकेट से रूम कार्ड निकाला और नेहा को थमाते हुए बोला, देखिए मेरे कैरेक्टर पर तो मुझे कोई शक नहीं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं मिशा की नींद डिस्टर्ब ना हो जाए। वो क्या है ना, मैं घर पर बड़ा केयरलेस रहता हूँ, मेरी आदत है कैजुअली बिहेव करने की, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। मिशा ने होठ भींचे और आंखों में शरारती चमक लिए हुए बोली, चिंता मत करो वेद, मैं एक बार सो गई तो फिर चाहे जो भी करो मैं नहीं जागती। ये सुनकर वेद जरा आगे की तरफ झुका और धीरे से हंसते हुए बोला, सच बताओ, चाहे जो करो
फिर तो मैं बिल्कुल केयरलेस हो जाऊंगा। मिशा ने शर्माते हुए आंखें तरेरी। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई और होठों से निकला, इश्श वेद तुम कितने बुरे हो, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। इसके बाद मिशा मुस्कुराते हुए उठी और बोली, वेद तुम आराम करो, मैं तब तक शार लेकर आती हूँ। नेहा ने यह सब सुना तो उसने अपना सिर ही पकड़ लिया। अरे ये मिशा मैम पागल हो गई है क्या? इस बॉडीगार्ड को यहाँ रोकने के लिए कैसी कैसी बातें कर रही है। लेकिन अब मिशा के आगे नेहा क्या ही कह सकती थी। उसने वेद का रूम कार्ड उठाया और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद मिशा शार लेकर बाथरूम से बाहर आई। अब उसकी बॉडी पर सिर्फ एक व्हाइट टॉवल था, बाल गीले थे, पानी की बूंदें बालों से गिरकर उसकी नेक और शोल्डर्स पर फिसल रही थी। उसने खुद को मिरर में देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ अपने बालों को झटका दिया और मॉडल जैसी चाल से स्लोली चलते हुए सोफे की ओर बढ़ी। लेकिन वेद अब भी बेफिक्र होकर सोफे पर बैठा अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा यार, मैं सचमुच इंडिया की स्टार सेंसेशन नेशनल क्रश मिशा कपूर के साथ हूँ। पता है मैं अब उसका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। पर्सनल का मतलब समझते हो? 24 घंटे उसके साथ। शरारती अंदाज में ये कहते हुए वेद हंस पड़ा और फिर वापस टॉन्ट मारते हुए बोला, अरे नागेंद्र तुम तो 50-60 साल के बूढ़े होकर भी फैन बने बैठे हो। तुम्हारी उम्र भजन कीर्तन की है। अच्छा तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? रुको मैं अभी तुम्हें सबूत दिखाता हूँ कि मैं वाकई मिशा कपूर के साथ हूँ। बस इतना सुनते ही मिशा का चेहरा लाल से काला पड़ गया। उसकी मॉडल सी चाल लड़खड़ा गई। उसने एक पल भी देर नहीं की, तुरंत मुड़कर तेजी से अपने बेडरूम की ओर भागी। ये पागल तो मेरी फोटो लेने वाला है, कहाँ फंस गई मैं, ये तो बिल्कुल सनकी है। घबराई हुई से मिशा तुरंत अपने बेडरूम में आ गई। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अंदर आते ही मिशा पूरी तरह झल्ला उठी। अगर ये तस्वीर बाहर चली गई तो मेरी पूरी इमेज ही बर्बाद हो जाएगी। ये वेद कितना बड़ा बेवकूफ है, इसे कुछ समझ ही नहीं आता। बॉडीगार्ड बनकर आया और अपनी बॉस की प्राइवेसी तक नहीं समझता। ये गवार हमेशा इतनी उटपटांग हरकतें क्यों करता है? मिशा तकिए में चेहरा छुपाकर बिस्तर पर लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड्स के बाद उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर तकिए के नीचे से अपना फोन निकाला। मिशा ने स्क्रीन पर नंबर डाल किया और दूसरी तरफ तुरंत कॉल उठ गई। मिशा घबराते हुए बोली, सर। मिशा की आवाज टूटी हुई थी, जैसे कोई बच्ची रोने को तैयार हो। सर क्या हम इस आदमी को छोड़ नहीं सकते? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये गवार बिल्कुल ही पागल है, इसे हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है। कसम से अभी मेरा मन कर रहा है कि एक बड़े से पत्थर से इसका सिर फोड़ दूं मैं। दूसरी तरफ एक आदमी की भारी सी आवाज गूंजी, मिशा याद रखो इस बार का तुम्हारा मिशन क्या है। मिशा ने दबे हुए गुस्से और लाचारी में कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि बस वो सामान निकालना है। मैंने सबसे कांटेक्ट कर लिया है, अगर हम कल कॉन्सर्ट की भीड़ में काम कर लें तो मिशन पूरा हो जाएगा। फोन के उस पार से ठंडी आवाज आई, मिशन बदल गया है। अब तुम्हें सिर्फ सामान ही नहीं निकालना, बल्कि ब्लैक थॉर्न रेमेडी वाइन का फॉर्मूला भी हासिल करना है। हेडक्वार्टर की नजर इस वाइन पर टिकी हुई है। अगर तुमने यह फॉर्मूला या कम से कम उसका गोल्ड स्टैंडर्ड सैंपल ले लिया तो तुम्हारे इंटरनेशनल सुपरस्टार बनने का सपना बस एक कदम दूर होगा। कुछ देर के लिए मिशा चुप हो गई। उसने गहरी सांस खींची और फिर सिर झुकाकर बोली, ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ याद रखो। दूसरी तरफ से आवाज और कड़क हो गई, ऐसा आदमी जो अचानक से अमीर हुआ हो, उसके पीछे बहुत सी कमजोरियां छिपी होती हैं। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, उसे खुश करो, उसकी पसंद बनो, उसका भरोसा जीत लो। भूलो मत तुम मिशा कपूर हो, कोई भी मर्द तुम्हारे जादू से नहीं बच सकता, वेद भी नहीं। अपने हथियारों का इस्तेमाल करो, वो तुम्हारे इशारों पर नाचेगा। और इसी के साथ फोन कट गया। मिशा धीरे धीरे बेड से उठी। उसके चेहरे का गुस्सा अब धीरे से एक तीखी सी मुस्कान में बदलने लगा था। उसकी आंखों में एक हाथ लगाए हुए शिकारी की चमक आ गई। उसने बात टाल हल्के से ढीला किया और उसे बस आधा सा लपेट कर बेड के हेडबोर्ड से टिक कर बैठ गई। उसकी आंखें शीशे में खुद को देखकर इतरा रही थी। और बाहर हॉल में बैठा वेद अब भी जोर जोर से फोन पर बातें कर रहा था। उसकी हंसी और ठहाके पूरे कमरे में गूंज रहे थे। मिशा ने खुद को मिरर में एक बार फिर निहारा और धीरे से फुसफुसाई, बस वेद ये कॉल खत्म कर लो, फिर देखना जब तुम मुझे ऐसे देखोगे तो तुम्हारा खून कैसे उबाल मारता है। जो सपना लाखों लोग रोज देखते हैं वो तुम्हारे सामने होगा। कोई भी मर्द इस चाल से नहीं बच सकता, तुम भी नहीं। बस जैसे ही तुम्हारा यह कॉल खत्म, मिशा का जादू शुरू। एक तरफ वेद अपनी दुनिया में मस्त था और दूसरी तरफ मिशा कपूर अपना जाल बुनकर बैठी थी। लेकिन कौन था इसके पीछे का मास्टरमाइंड? क्या वेद इस जाल में फंसेगा या फिर मिशा बनेगी वेद की मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।